अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। फैसल चौधरी साहब आज कुछ मसरूफियत की वजह से हमारे साथ दस्तयाब नहीं है, लेकिन प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जनाब जो आज के दिन हम देख रहे हैं और ओवरऑल भी इस वीक में हमने देखी हैं। एक तो हमने देखा कि बल्ले के निशान का जो मामला है वो अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इसके ऊपर एक हतमी समाअत चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और ये समाअत कल भी जारी रहेगी। अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो क्या सूरत होगी और अगर नहीं आता तो क्या सूरत हाल होगी, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर बल्ले के निशान का मामला PTI के लिए इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जनाब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से टिकट के अनाउंसमेंट हो गए हैं, उम्मीदवार अपने अपने सब सामने ले आए हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए हैं। ये भी पता चल गया कि कौन किसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा है और किसको कहीं और का आसरा दिया गया है। तो इसके बाद PTI के अंदर भी और कुछ PMLN के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये आपसी जंग क्या कहती है, क्या ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है या फिर इसमें कुछ पोशीदा हैं बातें, इस पर भी बात करेंगे। सेनेट में आज एक करारदाद जमा कराई गई है फिर से इलेक्शन के इल्तवा के लिए। ये कौन है जो अभी भी इलेक्शन का इल्तवा चाहता है और क्या ऐसा हो सकता है, अभी भी इस बात का खतरा मौजूद है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बड़ी खबर अदलिया से भी है जहां पर 2 इस्तीफे यके बाद दीगरे आए हैं और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और बड़ा ही जिसको कहते हैं गैर मुतवक्के किस्म का उनका इस्तीफ़ा था जो कल अचानक से आया। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद। आज ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ जनाब आरिफा नूर साहिबा को, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफा, थैंक यू सो मच, बहुत मुझे खुशी हो रही है आप हमारे शो का आज हिस्सा बनी है। और आपसे ही मैं पहला सवाल करूंगी, चूँकि आज लेटेस्ट खबर जो है वो बल्ले के निशान पर जो सारा दिन आज चली है समाअत, उसके हवाले से है। तो सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है PTI के लिए टफ दिन था जो आज हेयरिंग में हमने देखा और क्या समझती हैं आप कि PTI को बल्ला बचाना मुश्किल नज़र आ रहा है? शुक्रिया जी, शुक्रिया समीना, आपने मुझे बुलाया अपने शो में जी। अब इट्स हार्ड टू टेल फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। कई दफ़े जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है तो जज करना मुश्किल होता है, फैसला करना मुश्किल होता है कि किस तरफ मामला जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने आज काफ़ी मेरे ख्याल में मुश्किल सवाल भी पूछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से, जिस पे बहुत बहस भी हुई कि वो तैयारी से आए थे कि नहीं। अभी कहना मुश्किल है, बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो दिन क्या, उनके लिए तो आजकल मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त जो है अभी चलेंगे, मगर उससे ज्यादा मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब के लिए भी आसान दिन नहीं था। अब बिल्कुल देखें, है तो ये एसेंशियली एक सियासी मामला। पाकिस्तान में ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने सियासी जो मामलात हैं हम कोर्ट्स में लेके जाते हैं। हम असल में हमारे फैसले हमें मालूम है कि कहीं और होते हैं, पर उनके ऊपर ना एक कानूनी हमने लिबादा जरूर पहनाना होता है और उसके लिए वो कोर्ट्स में ऐसे मामले जाते हैं। 2017-18 में भी गए थे, इस वक्त भी गए हुए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत एक मुश्किल वक्त होगा क्योंकि इलेक्शंस आगे होने हैं। इलेक्शंस की अभी तक जिस तरह की एक तसलसल से हमने वाकयात देखे हैं, उसकी वजह से इलेक्शंस पर पहले भी बहुत सवाल उठे हैं। तो अगर अब एक जो आज बैरिस्टर गौहर ने जो आज बाद में मीडिया टॉक भी की, उस पर उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किए हैं कि अगर बैट ले लिया जाता है या PTI को इस तरह से इलेक्शन से आप आउट करते हैं उसके सिंबल के बगैर, तो ये तो पूरा जो इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। कौन इस तरह के रिजल्ट एक्सेप्ट करेगा अगर आप इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे? तो आप समझते हैं कि उनकी बात में वजन है और वाकई ये कोई क्योस हो जाएगा अगर PTI को बैट नहीं मिलेगा और उसके बगैर उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़े? तो देखें जी, हम पाकिस्तान में वही वाली बात है, हमारी तारीख में बहुत बहुत मुतनाज़ा इलेक्शंस रहे हैं, ये भी उनमें से एक होगा। एक्सेप्ट फिर भी हो जाते हैं, ये भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इलेक्शंस गलत या हम कह सकते हैं मुतनाज़े होते हैं, जमातों के साथ ज्यादती होती है, मगर अमूमन एक्सेप्ट हो ही जाते हैं रिजल्ट्स। तो वो तो मुझे उसका उतनी फिक्र नहीं है। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि चीफ जस्टिस साहब की भी एक लेगेसी वो छोड़ के जाएंगे।
वो लेगेसी जो है ना उसके ऊपर बहुत सवाल उठ जाएंगे अगर उन्होंने बात तो आपकी ठीक है आरिफा, लेकिन वैसे हम देखते ही हैं कि हर ही चीफ जस्टिस के ऊपर इसी तरह के सवालात उठते हैं, तो शायद ये भी इतना ही नॉर्मल हो हमारे, अब जिस तरह से हम देखते रहे हैं हर चीफ जस्टिस इमरान साहब जानने के बाद इसी तरह से ही किसी एक पार्टी का पसंदीदा होता है तो किसी दूसरी का नापसंदीदा होता है, तो ये तो अब हमने अपनी अपनी चॉइसेस कर ली, मेरी मर्जी मेरी पार्टी मेरा चीफ जस्टिस वाली सूरत हाल हो गई। लेकिन इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो बैट है अगर पीटीआई को नहीं मिलता है उसके बगैर पीटीआई के लिए जीत नामुमकिन हो जाएगी या सर्वाइवल हो जाएगा फिर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना देखें, सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि जमहूरी मुल्क हों और जमहूरी अमल में किसी भी पार्टी को उसके निशान से महरूम करना मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे जमहूरियत के असूल के खिलाफ है। ये तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप ये भी बात याद रखें कि हमारे यहाँ सियासी जमातें करती क्या है। मिसाल के तौर पे पीटीआई की ही आज मिसाल ले लें तो आज तहरीक इंसाफ के वकला कोई मजबूत दलाइल अदालत में पेश नहीं कर सके। अगरचे अदालत में जब कार्रवाई होती है तो रिमार्क्स वगैरह जो होते हैं अक्सर देखने में ये आता है कि रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसला उसके बिल्कुल जो है उलट होता है, उसके बिल्कुल उसी तरह का नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि चीफ जस्टिस साहब नहीं भी हो सकता, आम तौर पे मैं कह रहा हूँ, वैसे देखिए चीफ जस्टिस साहब ने सीधा सीधा सवाल पूछा जब ये कि जी पीटीआई के इंतखाबात हुए कहाँ थे, किसी होटल में हुए, किसी दफ्तर में हुए, कहाँ हुए, कोई नोटिफिकेशन था इसका? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी चमकनी, तो हामिद खान साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे टाइम नहीं मिल सका, मुझे कल ही नोटिस मिला है। उन्होंने कहा जी चमकनी के ग्राउंड में हुए थे। तो ये सीधी बातें देखें कि फिर उन्होंने ये जस्टिस मुसर्रत लाली ने भी पूछा कि छोटे से गुमनाम गांव में ही इलेक्शन कराने की क्या, यानी ये हमारी सियासी पार्टियां भी, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, जानबूझ के इतने लकूने छोड़ जाती हैं कि वो उस चीज़ों को उस तरह से लेती नहीं, बाद में फिर उन्हें खुद उसको भुगतना भी पड़ता है। अब जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा या वो सर्वाइव कर जाएंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता, अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है और उनको बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो शायद आधा इलेक्शन वो उसी वक्त हार जाए। अच्छा, हाँ जी, उसकी इतना बड़ा फर्क पड़ेगा? वो इतना फर्क, उसकी वजह ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में किस किस को बताते फिरेंगे। और फिर ये कि कौमी असम्बली में सपोज आरफा नूर खड़ी हैं कौमी असम्बली के हल्के में और नीचे समीना पाशा और इमरान यकूब खड़े हैं सूबाई असम्बली में, तो आरफा नूर को मिल गया बैल, समीना को मिल गया कलम दुआत और मुझे मिल गया कोई, कंफ्यूजन हो जाएगी वोटर को मैसेज देने में कि आपने वोट किसको करना है। आप एक बंदे के बारे में किस किस को बताते हैं। लेकिन आरिफा साहिबा अभी ये खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं, प्लान बी आज तो काफी हद तक सोशल मीडिया पर सामने भी आ रहा है और 2-3 जमातों के नाम आ रहे हैं कि वादतुल मुस्लिमीन के साथ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर जो मौलाना शिरानी साहब की जमात है उनमें से किसी के साथ भी इत्तेहाद करके कोशिश पीटीआई की ये है कि किसी एक ही सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ लें। तो आपको लगता है कि अगर बैट ना भी हुआ कोई भी और एक सिंबल हो गया तो उससे फिर भी डैमेज कंट्रोल हो सकता है? उम्मीद ही कर सकते हैं, कहना जरा मुश्किल है बिकॉज वही वाली बात देखें, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो स्पेसिफिक ये इशू है ना जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जी सिंबल मिलेगा कि नहीं, इलेक्शंस एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, फिर ईसीपी का उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। अगर देखें दूसरी जो चीज है ना वो ये है कि इस तरह के जितने भी इक़दामात पहले हुए हैं या अब हो रहे हैं, इनका एक मकसद ये है कि आप एक कंफ्यूजन फैलाते रहें इलेक्शंस के हवाले से आखिरी दिन तक, ताकि वोटर भी कंफ्यूज हो, सियासतदान भी कंफ्यूज हो, हर कोई ये सोचता रहे कि ये इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, जीतने दिया जाएगा नहीं जीतने दिया जाएगा। तो उसका भी ये एक हिस्सा है और वो हिस्सा ये है कि ये आखिरी दिन तक इसकी कंफ्यूजन रखे। देखिए इसके अंदर ये बहुत अहम है कि अब बहुत कम दिन रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की डेडलाइन भी करीब आ गई है। गालबन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि 13 की उनकी डेडलाइन है। तो ये फैसला अगर वक्त पे नहीं आया तो वो एक और क्राइसिस होगा कि जी अब क्या करें, इलेक्शंस की में ताखीर होगी, क्या होगा। सो द ऑब्जेक्टिव इन सब इक़दामात का जो होता है ना वो मकसद जो है वो और है, और वो मकसद ये होता है कि बस कंफ्यूजन हर वक्त रहे। पहले कहते थे कि पता नहीं वो जमात को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, बैन हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब वो ये हो गया कि सिंबल मिलेगा कि नहीं, वो मिल भी जाए बट काफी हद तक तो
मकसद जो है वो पूरा हो गया। और वो मकसद क्या पूरा हुआ है कि एक तो आपने बार बार इस चीज को अंडरलाइन किया है कि पार्टी जो है इस वक्त उसको जीतने नहीं दिया जाएगा, और दूसरा कंफ्यूजन। अभी तक देखें बहुत से लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को। जी, और अभी आपने जो बात की मैं यही कहने वाली थी, कंफ्यूजन तो अभी इस बात पर भी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने या नहीं, और आज ही सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई है। ये भी इटसेल्फ इमरान साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक करारदाद आई, उसके ऊपर हमने देखा कि बड़ी जमातों की तरफ से कहा गया कि नहीं हमें कोई इलेक्शन का डिले नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद एक और करारदाद आ गई। तो इसका मतलब अभी भी कुछ पसे पर्दा कुव्वतें हैं जो कहीं ना कहीं कोई प्लान बी रखती हैं। अच्छा समीना, इस पे मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक बात सिर्फ जो भी आरफा बात कर रही थी और आपका जो सवाल था, देखें इसमें एक मजीद मेरे नज़दीक जो मामला ना, देखें अगर खुदा न खास्ता या सपोज के पीटीआई को बैठ नहीं मिलता, उसको वादतुल मुस्लिमीन या किसी भी और जमात के साथ जाना पड़ता है, तो आप एक बात ये भी समझिए कि फिर भी उन पर एक तलवार लटकती रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस पर फिर उनके बानी चेयरमैन की मर्जी तो नहीं चलेगी। जो पार्टी उनको टिकट देगी, अगर उसके सरबराह कल को उनसे ये कहें कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, दूसरे अल्फाज में नहीं, ये नहीं कि पार्लियामेंट में जाके आपने वोट इसको देना है और वो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि वो भी कहीं हाँ जी, तो वो अगर कॉम्प्रोमाइज कर जाए, मैं समझ रहा हूँ, तो वो फिर उसके लिए फिर ये सब जीत के भी जो असेंबलियों में चले भी जाएंगे तो ये अपनी इनकी वो आजादाना हैसियत नहीं होगी, शायद ये उस तरह से अपने चेयरमैन की पॉलिसी को टो ना कर सके। अब जो आपका सवाल था, देखें बुनियादी तौर पे तो आप इस बात को समझ लें कि मौजूदा सूरत हाल में अगरचे सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि हर कीमत पे पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये जो करारदाद है इसकी आईनी कोई कानूनी हैसियत ना भी हो, तो ये टेस्टर तो बार बार लगा रहे हैं ना, यानी हर वक्त वही जो आरफा कह रही थी कि कंफ्यूजन जरूर रखनी है, इसलिए कि वो टेम्पो यहाँ लेकिन इसका मतलब सिर्फ कंफ्यूजन है या ये कोई प्लान बी भी है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इस तरफ भी जाया जा सकता है? प्लान बी यही है कि कंफ्यूजन रखी जाए। नहीं, ये तो प्लान ए है ना। नहीं अच्छा, देखें प्लान ए तो ये है ना कि इलेक्शन हो जाए, प्लान बी ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी जाए, लोग इसी महमत से में रहे, वो टेम्पो ही ना बन सके, वो उस तरह से माहौल ही ना बन सके। आप देखें कि अब इलेक्शन में 3 हफ्ते हैं तकरीबन, अब लेकिन बाहर आपको इलेक्शन वाला कहीं माहौल नजर आ रहा है किसी भी सियासी जमात में? तो इसकी वजह क्या है, जब किसी भी सियासी जमात में इस तरह का माहौल ही नहीं है तो वो ना माहौल हो, ना उस तरह से फिजा बने, ना वो चीजें हो। वो जिस बात की आप जिक्र कर रही हैं वो प्लान सी है। अच्छा लेकिन आरिफा बात यहाँ पर यह भी है, जो भी इमरान साहब ने बात की है, इलेक्शन का इल्तिवा भी एक वजह है कि सियासी पार्टियां उस तरह से मैदान में नहीं निकल रही हैं। चलिए पीटीआई तो अपनी और मसाइल बहुत हैं, सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, लेकिन पीएमएलएन को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं अवाम में निकल रहे, उस तरीके से जलसे जुलूस नहीं करते नजर आ रहे? और अब तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या उन्हें अंदर से अभी उन्हें भी खतरा है कि पता नहीं इलेक्शन होने भी हैं या नहीं, हमें एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इट्स हार्ड टू से फॉर श्योर समीना, बट देखें इसमें ये जरूर ये भी फैक्टर है, ये जो अनसर्टनिटी का है कि देखें मुझे बार बार याद आता है 97 का जो इलेक्शन था। 97 का जब इलेक्शन होने लगा था तो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कोई खास मोबिलाइज नहीं किया, और उसकी बहुत सी वजूहत थी। कुछ पार्टी के वर्कर्स शायद नाराज भी थे हुकूमत से, मगर फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा को और जमात के बहुत से लोगों का ख्याल था कि जिस तरह उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल किया गया था जब हटाया था, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोर्ट से इस तरह का रिलीफ मिल जाएगा, उनकी हुकूमत बहाल हो जाएगी। उन्होंने भी कैंपेन सही नहीं की, और उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वोटर टर्नआउट जो था वो बहुत लो था, बहुत कम था, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो 2/3 मेजॉरिटी ले गए थे। सो ये अगेन जो ये है ना कि माहौल ना बने, इसका भी वही ही मकसद है। क्योंकि देखिए बार बार हर जो एनालिस्ट है वो एक ही बात करता है कि जी अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा हो गया, जो नया वोटर है वो निकल आया, तो हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट कर दे। जब तक वोटर टर्नआउट लो रहेगा और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मशीनरी है, वो काम करेगी, तो वो लो वोटर टर्नआउट पर भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये भी
मकसद है। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कैंपेन कर रहे हैं? तो मैं तो सीधी बात ये करूंगी कि भाई जब आपको खतरा ही नहीं है, आपके सामने कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है कैंपेन करने की? 2018 का इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन ने हर सीट पर लड़ी, एक अच्छा माहौल भी था। आई मीन डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को था ना कि हमने जीतनी है सीट, तो आप कंपीट करते हैं। जब कंपटीशन ही नहीं है तो क्या जरूरत है कैंपेन पे निकलने की? राइट, बिल्कुल सही। बिल्कुल इस बात में लॉजिक भी है और हमें इस वक्त नजर भी आ रहा है कि पीएमएलएन जो है अभी तक भी ग्राउंड पर नहीं निकल रही, इवन उन्होंने अपने मंशूर का ऐलान तक नहीं किया। लेकिन बहरहाल कुछ मजीद अभी चीजें जुड़ी हुई हैं जो अदालती मामलात से हैं और इसलिए उसके ऊपर भी बात करना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और इलेक्शन के हंगाम मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अब पार्टी टिकट भी जारी कर दिए गए हैं, तो इस तरह से उम्मीदवार सामने आ चुके हैं कि कौन किस हल्के पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा। पीएमएलएन ने जो टिकट तकसीम किए उसके ऊपर काफ़ी हम गुफ्तगू देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है और अपने ही उनके बहुत सारे लोग नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उनमें से अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये भी एक मुश्किल सूरत हाल बन सकती है पीएमएलएन के लिए, क्योंकि इस तरह उनका अपना ही वोट डिवाइड भी हो सकता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पार्टी क़यादत जो है अपने उम्मीदवारों को या अपने लीडर्स को मुतमईन नहीं कर पाई है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इस स्पेशल सेगमेंट में मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब दानियाल अजीज़ साहब, पीएमएलएन के रहनुमाएं, लेकिन टिकट नहीं उन्हें मिल सका है और उसके बाद उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया अपने हल्के से। दानियाल अजीज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो दानियाल अजीज़ साहब, पहला तो यही आपसे सवाल है कि क्या लगता है आपको टिकट क्यों नहीं मिला? ये बड़ी लंबी दास्तान है जी, उस बात को जो मेरे ख्याल में अब छोड़ देते हैं। असल बात जो है ना उस पे आते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई की इस वक्त शरह है वो गरीब आदमी तो मिट गया है, पिस गया है, वो शिकस्त रेख्त हो गया है, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। तो इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान में ये अहम वक्त ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें और ये इलेक्शन भी 2024 का, ये सारे के सारा महंगाई की वजह से गिना जाना है और फैसला इसका होना है। तो इसलिए ये जो इशू है, जब आप लोग आएंगे तो कुछ मामला सेटल करेंगे ना, इसलिए पहले तो आने की तैयारी जो है उसके ऊपर बात तो होगी ना, फिर उसके बाद जाहिर है ये भी बात होगी कि महंगाई का क्या तोड़ है किसी के पास भी। लेकिन दानियाल अजीज़ साहब, बहुत सीरियस लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं भी मिलता, बाज़-औक़ात पार्टी की अपनी भी मजबूरियां हो सकती हैं क़यादत की, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर आप खड़े होंगे तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टी का वोट तकसीम होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपने अच्छा किया ये सवाल उठाया, क्योंकि जब ये मेरी मुलाकात करवाई गई थी एहसन इकबाल साहब के साथ जमात की तरफ से सीनियर लीडरशिप के सामने, तो उस वक्त ये बात ज़ेरे बहस आई थी कि अगर एहसन इकबाल साहब फर्ज करें ये सीट PP 54 की जीत भी जाते हैं और वो NS 76 की भी सीट जीत जाते हैं, तो उसमें हलफ तो वो एक ही उठा सकते हैं, दोनों तो नहीं उठा सकते। तो इसमें एहसन इकबाल साहब की जीत में भी पार्टी की हार है। तो इस तरह से अगर मसलन सीटें हम गंवाने लग पड़े, जब हालात ये हैं कि एक एक सीट जो है उसके लिए नहीं, लेकिन उसका तो होता है ना तरीका का, जब एक सीट से हलफ ले लेते हैं तो दोबारा उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब होता है। जब सीट खाली होती है तो आप दोबारा उस वक्त भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर वो कोई एक सीट खाली करते और एक सीट से हलफ लेते। नहीं, आपकी बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको एक ही हलफ ले सकते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की जो वोटिंग है वो तो 3 माह बाद। सर मेरा ख्याल है आप समझे नहीं मेरी बात को। चौई साहब गुजारिश ये है कि आपने तो नाहली भी आपकी हुई, आप अपनी सीट से हाथ भी धोए, पार्टी के लिए आपके वालिद मोहतरम से लेके आप काफ़ी आपकी कमिटमेंट्स भी रहीं, लेकिन अब सीनियर क़यादत के साथ मुलाकात के बावजूद कोई बैल किसी मंडे नहीं चढ़ी, तो उसकी बुनियादी वजह क्या? असल गल दसो ना चौई साहब के असल मामला की। असल बात ये मेरे ख्याल में कि जो ये महंगाई का इशू मैंने उठाया तो ये कुछ लोगों के ऊपर नागुज़ीर गुजरा और उन्होंने फिर तैश में आके जब कह दिया गया कि आपके बेटे की ये सीट नहीं बनती, तो एहसन इकबाल साहब ने अपने ज़ाती कागजात वहाँ पर जमा करवा दिए। और मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के साथ उन्होंने ज्यादती की कि जो फैसला वो वैसे करना चाह रहे थे उनके लिए मुश्किलात का फैसला बना दिया।
और उसमें जो है उन्होंने धमकी दी कि जी मैं फिर सीट छोड़ देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं रिटायर हो जाता हूँ, मैं वैसे ही उम्र में ज्यादा हो गया और मैंने इतनी कुर्बानियां दी है कि एमपीए की सीट भी मेरे लिए जो है ना फैसला नहीं हो सकता। तो इस तरह की जब बात होती है इलेक्शन से पहले, तो फिर पार्टी कोई भी हो, जो उनका सेक्रेटरी जनरल है या जो भी है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये उन्होंने मजबूर करके अपनी पार्टी को ये फैसले करवाए हैं। और उस सीट को जीतने के लिए फिर जो पीपी 55 है वहां पर भी एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो जीतने के काबिल नहीं है। और NA 75 का तो बिल्कुल ही जो है वो साहब जो इन्होंने जिनको टिकट दिए है वो तो एमपीए के कैंडिडेट थे पिछली मतलब आजाद हैसियत में। चोई साहब अगर आप ये सीटें जीत जाते हैं तो फिर आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप दोबारा अपने कायद मियां नवाज शरीफ की जोड़ी में जाके बैठ जाएंगे या फिर आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर कि ये ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त भी मैं यही तलाश करूंगा कि पाकिस्तान में जो महंगाई की रोकथाम के लिए जो भी बेहतर फैसले हो सकते हैं, मुझे आप उन सफों में गिनेंगे। और ये बात दुरुस्त है, बड़ी खबर दे दी आपने बिटवीन द लाइंस कि PMLN की तरफ नहीं आप जा रहे फिर। ठीक है, नहीं मैं अगर आप मेरी बात मुकम्मल फिर आप बेहतर नहीं, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने दे तो फिर आप बेहतर समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि माजी में अगर तमाम हुकूमतों की कारकर्दगी देखी जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिन्होंने 3 अदवार में हुकूमत संभालने के बाद उनके दौर में महंगाई सबसे कम रही है। ये जो पिछले 16 माह है, मेरा पार्टी के साथ पॉलिसी इख्तलाफ ही ये है कि जो लोग बराजमान थे मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, जो उनकी जिम्मेदारी थी ये बच्चे की जुबान पे लाना कि ये महंगाई का जिम्मेदार कौन था और ये कैसे हुई, वो फेल हो गए बुरी तरह इस काम पे। चलिए आप दानियाल अजीज साहब साथ रहिएगा। आरिफा नूर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे PMLN की टिकट के ऊपर उनकी भी राय लेनी है। आरिफा साहिबा, ये बहुत हम देखते हैं क्रिटिसिज्म होता है सियासी क़यादत के ऊपर कि जब टिकट देने की बारी आती है तो उनकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और होती हैं और अक्सर जो ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं या बहुत अहल होते हैं मेरिट पर, उनको इग्नोर करके सिफारिशी लोगों को या फिर और ज़ात बरादरियां और इलेक्टेबल्स या फिर पता नहीं कौन कौन से दबाव के तहत टिकट्स दे दिए जाते हैं। आपको लग रहा है PMLN ने जो टिकट्स दिए हैं इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज किए हैं इन्होंने? समीना, ये कहना मुश्किल है। देखिए, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो हर जमात में इस तरह की हम कह सकते हैं कि बहुत से मामलात होते हैं। बहुत से भी शायद एग्जैजरेशन हो। आई डोंट थिंक कि ओवरऑल पार्टी परफॉर्मेंस पे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। जिस पार्टी ने जीतना होता है वो जीत ही जाती है। मगर ऑब्वियसली हमेशा हेडलाइंस बनती हैं, खबरें उसमें से निकलती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मेरे ख्याल में जो बड़ी खबर है या जहां हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो उन सब सीट्स पे जो उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जिन लोगों से कमिटमेंट की थी इमरान खान की हुकूमत गिराने की, ये एक मेरे ख्याल में नया फैक्टर था। क्योंकि इससे पहले ऑब्वियसली कभी भी कोई हुकूमत जो है वफाकी लेवल पे वो कोई दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज है वो गिरा नहीं पाई। ये पहला ऐसा वाकया था और ऑब्वियसली इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुत से वादे करने पड़े। अब वो वादे तो उनको निभाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में रिवायत ये बहुत गलत पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो पाकिस्तान में अगले आने वाले दिनों में हालात रहेंगे बहुत अरसे तक, उसमें हमेशा जो अपोजिशन में जमात है वो पॉपुलर रहेगी। तो आप सोचें कि किस तरह सियासत आगे चलेगी जब हर जो अपोजिशन पार्टी है वो सोचे कि हमने जो हुकूमत में पार्टी बैठी है उसके 10-12 लोगों को हम ये वादा कर दें कि अगले इलेक्शन में टिकट तुमको दे देंगे, तुम इस वक्त हुकूमत गिरा दो। ऐसे तो कोई चलना ही मुश्किल हो जाएगी। वेरी राइट। और ये 11 यस, और फिर आप देखिए इसमें, लेकिन सिर्फ इसमें यही एक मजबूरी थी कि उन्होंने कर लिया या कुछ ऐसा भी है कि कहीं उन्हें लगता है कि वो वीक भी हैं? अभी हम देख रहे हैं PMLN का तो गढ़ है लाहौर, लेकिन वहां तक भी उन्होंने 2-3 जो हल्के हैं वहां पर टिकट नहीं जारी किए हैं और दूसरे लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की है। आमतौर पर एडजस्टमेंट के बारे में यही सोचा जाता है कि जहां वीक हो वहां पर आप एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो वहां पे दूसरा का कोई कैंडिडेट जो है वो तगड़ा है तो उसको आप कहते हैं कि वो आ जाए आपके साथ, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन PMLN में लाहौर के अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत आपके ख्याल से क्यों महसूस हुई है? ओन चौधरी के लिए हल्का छोड़ दिया PMLN ने?
मेरे ख्याल में तो जी कि ये व्हेन वी मेक, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की खैर ये रिवायत है, पीएमएलएन इसमें अकेली नहीं है, व्हेन यू मेक अ डील विद द डेविल देन यू हैव टू पे द प्राइस। तो यहाँ तो जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पॉलिटिकल पार्टीज से के अलावा भी तो फोर्सेस इन्वॉल्व थी, तो जिन्होंने अगलों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के करीब किया तो उन्होंने भी तो कुछ वादे किए होंगे। अब वो वादे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तो पूरे करने के नहीं है, अगलों ने फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कहा होगा कि हमने वादे किए हुए, शायद उस वजह से भी पूरे किए हो। अक्सर ये लोग बात भी कर रहे हैं इमरान साहब के खुद मियाँ साहब ने भी पता नहीं टिकट अनाउंस किए हैं या नहीं किए, कहीं उनको भी तो नहीं सरप्राइज मिल गया। एक कैंडिडेट सॉरी ऐसा भी है कोयटा से शायद कहीं कि जिनके लिए पीएमएलएन ने भी टिकट जारी कर दिया और पीपल्स पार्टी ने भी टिकट जारी कर दिया। ये देखिए आप कैसा मौजा है, क्या जबरदस्त कैंडिडेट। ये सब पार्टियों का आपको हैरत होगी कि पीटीआई ने जो जेलम से पार्टी टिकट जिसको इशू किया है वो असल में गए हुए थे मुस्लिम लीग नून की तरफ, उसने टिकट मुस्लिम लीग नून में अप्लाई किया हुआ था, उसने जाके इंटरव्यू मियां नवाज शरीफ को दिया, वो कभी पीटीआई का रुकन नहीं रहा, कभी मेंबर नहीं रहा, उसने टिकट अप्लाई नहीं किया, और आज जब टिकट अनाउंस हुए हैं तो पीटीआई ने उसे टिकट दी। तो ये सारी जमातें ऐसे करती हैं, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी अहम है। देखें, पार्टी टिकट देते वक्त बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखी जाती हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो इलेक्शन पे खर्चा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत की असल रूह जो है ना वो शायद कहीं खो गई है, और देखा जाता है कि इन्वेस्टर कौन है। इसीलिए अगर आप पहले पर्टिकुलरली लाहौर की बात करें तो लाहौर हमेशा से ये समझा जाता था, कोई भी सियासी जमात हो, कि यहाँ पर दो जो बरादरियाँ हैं, अराई बरादरी और कश्मीरी बरादरी, तो यही ज्यादा लोग सियासत में हैं और इनमें ही सीटें बांटी जाती थी, इनके ये सारे मामला होते थे। लेकिन आज आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स अनाउंस की हैं उसमें 8 टिकट कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मिला के 8 टिकट खोखर बरादरी के उनके हैं। इसी तरह से ये आप ओवरऑल अगर देखें तो तमाम सियासी जमातों में जितने टिकट मिले हैं उनमें से ज्यादा कौन है, ज्यादा वो हैं जो प्रॉपर्टी के कारोबार में, हाउसिंग स्कीमें बनाने वाले, प्लॉट बेचने वाले, यानी इन्वेस्टर्स। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं है कि वो, बल्कि जो पुराने गाहक सियासतदान हैं उनके भी जो आगे से इन्वेस्टर्स हैं ना, वो भी कहते हैं कि अच्छा मेरा खर्चा भी चुकेगा, तेनू टिकट लेके देंगे। नहीं, दानियाल अजीज साहब से पूछते हैं, लेकिन दानियाल साहब ये बताइएगा कि ये जो बाकी उन लोगों को जो कि मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के, उनको या इस्तेहकाम को जो एडजस्टमेंट किया, आपके ख्याल से आपकी क़यादत ने अच्छा फैसला किया है, जमहूरी रिवायात के लिए ये अच्छी चीज़ है? मैं सिर्फ एक इजाफा करना चाहता हूं, जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि जो ये रियल एस्टेट वाले हैं या एजुकेशन वाले हैं, जो ये यकलफ्त इनके पास से बहुत सारे पैसे आ गए हैं और वो फिर सियासी शोहरत भी चाहते हैं और उनके खिलाफ महाजराई होती है जमातों में, टिकटों के दौरान वो असरअंदाज होते हैं। ये एक कैटेगरी है। जो कैटेगरी आप मेंशन नहीं कर रहे हैं ना, जो मैं समझता हूँ ज्यादा अहमियत की हामिल है, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बाकायदा मंजे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और जो प्रोफेशनल हैं और मिडिल क्लास के हैं, उनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है, उनके कोई इन्वेस्टर नहीं है, वो खुद एक मतलब सियासत में अपना नाम कमाया है। वो लोग जो है असल में पार्टी के कुछ लोगों को थ्रेटन करते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस थ्रेट की वजह से फिर उनको जो है ना ये ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर कहते हैं इनको किस तरह से निकालें ताकि हमें ना कल को जो है इस चीज का जवाबदेही होना पड़े या इनको कोई हमसे ऊपर ना ओहदा मिल जाए। तो ये कैटेगरी भी है। नहीं तो दानियाल अजीज साहब, आपकी क़यादत जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है क्या टिकट देने के ऊपर? जी ये मुझे तो नहीं मालूम है, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। वो मैंने आपको बता दिया है कि एक शख्स को अपने खानदान पालने के लिए उसने पूरी जमात को इस जिले में भौंचाल की नजर कर दी है। नहीं लेकिन अच्छा एक बात बताएं, वैसे दानियाल साहब, तलाल चौधरी साहब के बारे में भी उनका भी केस कुछ आपसे मिलता जुलता था, लेकिन उनको तो ये खबरें आ रही हैं कि सेनेट का आसरा दिया गया कि सेनेट का आपको लाजमी टिकट मिल जाएगा और सेनेटर आपको बनवा दिया जाएगा। नहीं, उनको तो 2 MPs की टिकट भी दे दी, एक उनके वालिद तो आपके साथ कोई इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं की गई पार्टी की तरफ से? नहीं जी, मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, अभी आप ये कह रहे थे कि आप अगर आज़ाद जीत भी गए तो अगर जो महंगाई खत्म करने का फॉर्मूला जमात बनाएगी उसी की तरफ आप जाएंगे, लेकिन हम तो ये भी खबरें सुन रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब को ही शायद वजीर खजाना या कोई प्लानिंग मिनिस्टर या इसी टाइप की कोई इंपॉर्टेंट मिल सकती है मिनिस्ट्री, तो फिर भी आपका फैसला यही होगा? बिस्मिल्लाह जी, पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज है,
मैं अब जो नहीं मान रहा हूँ तो उस वक्त मैं कैसे मानूंगा? अच्छा, यानी ये कंडीशनल है फिर आपकी सपोर्ट पार्टी के साथ। जसमीना, एक जो बात अभी आप कर रही थी ना, ये कि ओन चौधरी साहब को टिकट और ये सीट एडजस्टमेंट, तो एक बात ज़हन में रखें कि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे देखें, पार्टी को तो भले जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन एक लिहाज से ये देखें कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, आपके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, अब आपको उनके साथ वादा पूरा करना चाहिए। और ओन चौधरी साहब जो हैं, भले मेरी नज़र में वो मुस्लिम लीग नून के को बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब को इतना करीब लाने में जो उनका किरदार था, और पीटीआई में से जो जितना वो मुनहरिफ ग्रुप था उसमें उनका बड़ा था। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सुन के हैरान हो गई कि जब उन्होंने गुलाम सरवर साहब के बारे में कहा कि ये तो मैं भी फैसला डिफेंड नहीं कर सकता, तो ये तो सूरत हाल है कि ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो खुद आप आके डिफेंड तक नहीं कर पा रहे। बहरहाल जी, दानियाल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आरिफा साहिबा भी हम आती हैं और एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे कि जी अदालतों में भी क्या कहानी चल रही है, वहाँ से भी बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी अदालती मामलात भी बड़े अहम रहे इस वीक में। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब रिज़ाइन कर गए, उनके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी रेफरेंस के हवाले से, और दूसरी तरफ फिर अगले ही रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी रिज़ाइन कर गए अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस बन सकते थे अगले 10 महीने बाद, उनका नंबर था, टॉप सीनियर थे वो, और इस मौके के ऊपर उनका रिज़ाइन कर जाना और बहुत ज़्यादा कोई ख़ास वजूहात भी उन्होंने तहरीर नहीं की, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि शायद उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस आने वाला था और वो उससे पहले ही रिज़ाइन कर गए। लेकिन अगैन उन्होंने कहीं पर किसी जगह पे भी कोई वजह नहीं बयान की है। आरिफा, आपके ख्याल से ये जो जुडिशरी है हमारी, इसमें क्या सब मामला ठीक हैं? क्योंकि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो ये बहुत बात होती थी कि जुडिशरी बड़ी तकसीम है, जज साहिबान तकसीम है, ग्रुपिंग है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब उस ग्रुपिंग को, उस तकसीम को खत्म कर पाए या उसमें और इजाफा नजर आ रहा है? इजाफे का तो जी मालूम नहीं है, मगर ख़त्म वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए उस मामले को, वो हम सबको नज़र आ रहा था। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों का ये ज़रूर ख्याल है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे के बाद जो चीफ जस्टिस साहब का ग्रुप था वो ज़्यादा मजबूत हो गया है, मगर मेरा इससे ज़रा थोड़ा सा ख्याल मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे मुस्तकबिल का हाल मालूम है, मगर देखें जब इस तरह दो जजेस जो हैं इस्तीफा दे देंगे, स्पेशली जब एक के केस में किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, और जो अफवाह है शहर में, वो अफवाह क्या है कि जी उनके ऊपर किसी किस्म का किसी ने दबाव डाला और दबाव की वजह इतना दबाव डाला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर दिस डज नॉट बोड वेल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ये दबाव तो फिर देखें किसी पर भी आ सकता है। एजाजुल एहसन साहब के मामले में ठीक है, इस वक्त बहुत सी गुफ्तगू हो रही है कि जी उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, वो पैनमा का केस था, वो ऐसा था, पर ये जब दबाव के तहत आप हम जजेस से इस्तीफे दिलवाएंगे ना, तो फिर ये कहानी कहीं खत्म नहीं होगी, ये चलती ही रहेगी। चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए और अदलिया के लिए जनरली ये कोई आसान वक्त नहीं है। जैसे जमहूरियत जब कमजोर पड़ती है तो वो हमें लगता है कि सिर्फ उसमें सियासतदान शायद जो है वो ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जब जमहूरियत कमजोर पड़ती है तो सभी कमजोर पड़ते हैं। आप मीडिया का हाल देख रहे हैं, हम लोगों के ऊपर दबाव बढ़ गया है, दायरे पे असर, जजेस भी। लेकिन आप राइट, लेकिन आप तो खुद इस्लामाबाद में भी हैं, तो क्या ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन था आपके लिए भी? और अब तो ये भी खबर आ रही है कि और भी रेजिग्नेशन पाइपलाइन में है, मजीद भी अहम इस्तीफे आ सकते हैं। इस पर क्या आपकी सोर्सेज क्या खबर देते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, स्पेशली बिकॉज जब उसके बाद जब वो खबर या इतला टीवी पर आई और उसके बाद फोन कॉल्स और मैसेजेस शुरू किए, तो जो ऐसे वकला भी हैं और ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो बहुत गहरी नजर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, उनमें से किसी को इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी
इट केम वेरी अनएक्सपेक्टेडली। मेरे ख्याल में एक दिन पहले तक मज़ाहिर अली नकवी साहब का इस्तीफा आपने खुद देखा होगा, सब डिस्कस कर रहे थे और सब कह रहे थे जी ये तो पहले आना था, ये कोई ताखीर हो गई, उनका ख्याल था कुछ हो जाएगा। मगर उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी और भी इस्तीफे आ रहे हैं। इजाजुल एहसन साहब का तो वाज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू एज दे कॉल इट इन इंग्लिश। उसके बाद अब सब कह रहे हैं कि और इस्तीफे भी आएंगे, देख लेते हैं। बट देखें, इससे कोई सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ताकतवर नहीं हो रही, कमजोर पड़ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट और अदलिया कमजोर पड़ी है तो फिर चीफ जस्टिस साहब भी इवेंचुअली कमजोर ही पड़ेंगे। राइट। इमरान साहब, आप कोई अदालती बहरान देख रहे हैं? ये इस्तीफे और भी आ सकते हैं और इन जज साहिबान को क्या जरूरत पेश आई, और खासतौर पर एक ऐसा जज जो आगे चीफ जस्टिस बनने जा रहा है चंद महीनों के बाद, उसको क्या जरूरत पेश आई कि वो एकदम इस्तीफा दे दे? समीना, देखें, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो थे, उनके हवाले से देखिए उन पे करप्शन के चार्जेस थे, रेफरेंस भी था। और उनकी आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज लाई साहब, उनके साथ एक ऑडियो भी लीक हुई थी। तो बहुत सारी जो चीजें मुबैना ऑडियो थी, उसको तो चीफ जस्टिस साहब ने मेरी गुजारिश तो सुन लेना, कर दिया था। अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था तो वो ये जरूरी तो नहीं है जो उन्होंने कह दिया था वो भी ठीक था और जो ये कह रही है। देखें, वो कुछ मामला तो ये था तो सही ना। तो ये एक तासुर था कि शायद वो ज़ाती फ़ायदे उन्होंने लिए या जो भी मामला है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया। माजी में होता क्या था, पहले भी ये मिसालें मौजूद हैं कि जज साहिबान अपनी मरात बचाने के लिए, अपनी पेंशन बचाने के लिए, अपनी रही से साख बचाने के लिए इस्तीफ़ा देते थे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। लिहाजा लेकिन कल तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं यही कहने रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अगर इस्तीफा दे दें तो मामला नहीं, इसकी पूरी जो है ये उसी तरह से मामला चलेगा और उसके बाद फैसला होगा। जहाँ तक इजाजुल एहसन साहब की बात है इस्तीफे की, तो इसमें पक्की बात है ये कि किसी को भी ये नहीं पता था। लेकिन अब जब ये इस्तीफा आ गया तो उसके बाद जो कुछ स्टोरी सामने आई है, उनमें से जो सीनियर साफ़ी अहमद मीर साहब हैं, उनका तो ये भी कहना है कि शायद उनके खिलाफ भी 2 रेफरेंस आ रहे थे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, और उनमें से एक रेफरेंस जो था उसमें तो 200 के करीब दस्तावेजी सबूत भी लगाए गए। अब मैं समझता हूँ कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब क्योंकि सीनियर आदमी थे, मामलात को समझते थे, उनकी रेप्यूटेशन भी अच्छी है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं बजाय इस गंद में पड़ने के बेहतर अपनी इज्जत बचाऊं। तो खबरें जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सहाफ़ी दे रहे हैं, तो कुछ सहाफ़ियों ने ये भी खबरें दी आरिफा कि कुछ ताकतें शायद नहीं चाहती कि वो अगले चीफ जस्टिस बने, और कुछ सहाफ़ी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्वीट भी कर चुके थे, मुख्तलिफ जगहों पर ये कोट कर चुके थे कि आप देख लीजिएगा चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन नहीं बनेंगे, जो मर्जी हो जाए। और मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे में बड़े दबंग अंदाज से कहा था कि जो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो भी उनका क्लिप बड़ा हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा आपको ऐसी भी स्मेल आ रही है कि कुछ और भी चीजें हैं, सिर्फ करप्शन रेफरेंसेस ऐसे ही तो नहीं आ जाते किसी के अगेंस्ट, कोई वजह ही होती है तो निकाले जाते हैं। टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। जी बिल्कुल, टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। और देखें, यहाँ 2 चीजें, एक हमारी तारीख है। हम अगर सिर्फ सियासी ही अपने फील्ड को देख लें तो करप्शन के केसेस हमें मालूम है कि किसके खिलाफ आते हैं या किन सियासतदानों के खिलाफ आते हैं और कब आते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आए और फिर हमने देखा कि वो गायब भी किस तरह हुए। परवेज इलाही साहब कितने साल वो रहे इस सियासी फील्ड में, सिर्फ 2 मरतबा उनके खिलाफ मेरे ख्याल में करप्शन के इल्जामात लगे। एक जब मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हुआ था, एक अब। तो करप्शन जो है वो इतना इशू नहीं है जितना जैसे आपने कहा कि टाइमिंग का। देखें, ये जो टाइमिंग है ना, और अब जजेस के खिलाफ भी हम देख रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब के साथ भी ये हुआ, उसके बाद मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ क्या किसी को ये चीजें या सबूत जैसे इमरान साहब कह रहे हैं पहले नहीं मालूम थे? देखिए, ये सबूत तो कोई सुनेगा तो पता चलेगा ना। बट हमारे यहाँ तो ये अब रिवायत बन गई है कि जब भी आप एक रिवायत क्या बन गई है, ये नई चीज हम देख रहे हैं कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। आप अगर स्टैंड लेंगे तो आपके खिलाफ वो सबूत और ये वो जज साहिबान है जिन्होंने
भी फैसला दिया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनीवेज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आरिफा नूर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद रही, बहुत अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में शामिल करके। और नाज़रीन, यहीं पे आज प्रोग्राम को समेटते, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।